नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर। झारखंड में लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में एक सप्ताह के लिए यानी 10 जून तक के लिए आंशिक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया। वहीं हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को प्रतिबंध के साथ कुछ छूट भी दी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि गुरुवार यानी 3 मई सुबह 6 बजे तक की थी और इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे। सुझाव में कई लोगों ने सलाह दी थी कि प्रतिबंध के साथ सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट देने की दिशा में कदम उठाए। उन्हें सुझाव को मानते हुए सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया और रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में पहले की तरह ही लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं कम जनसंख्या वाले जिलों में कपड़ा, जूते की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही। वहीं अब जिले में मूवमेंट के लिए ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ जिलों को 2 श्रेणी में बांटकर अलग अलग तरीके से कार्य योजना बनाई गई है। 9 जिले उसमें ऐसे हैं जिस पे प्रतिबंध यथावत बरकरार रहेगा। वो जिले हैं बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, गढ़वा, गुमला, रामगढ़। इसमें कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, चप्पल की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी और 2 बजे की जो अनिवार्यता है वो। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इसके साथ ही सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए न्यायपालिका आगे आया है। वहीं बता दें कि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह ने शिशु नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अनाथ बच्चों का पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अधिक से अधिक अनाथ बच्चों को इस प्रोजेक्ट के तहत लाभ पहुंचाने की तैयारी में डालसा की टीम जुट गई है। डालसा के सचिव अभिषेक कुमार ने जिला के सभी पीएलवी सदस्यों संग वर्चुअल बैठक की, जिसमें सभी पीएलवीओ को कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 2000 रुपए के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सरकारी लाभ मुहैया कराया जाएगा, जिससे बच्चों का भरण पोषण हो पाएगा। को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांवों में, पंचायत स्तर पे भी ऐसा कोई परिवार अगर मिलता है उन्हें जहां पर कि उनके माता पिता की मृत्यु हुई है और बच्चा जो है उनके देखरेख के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों का चयन करें। और मीटिंग के दौरान ही हम लोगों को लगभग 11 नए बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके माता या पिता का देहांत हुआ है। तो हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को इस योजना का लाभ मिले और जो उनके नहीं रहने से, उनके माता पिता के नहीं रहने से उनको जो क्षति पहुंची है, तो उसमें उस बच्चे के सर्वांगीण विकास में किसी तरह की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से पूरे देश में फ्री वैक्सीन देने का आग्रह किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जब केंद्र सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किया था, तो फिर आज क्यों 3 तरह के टैरिफ लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में वित्त मंत्री जी की यानी फ्री वैक्सीन के नाम पर और बीजेपी नेताओं ने 5 राज्यों के चुनाव में फ्री वैक्सीन देने का चुनावी नारा बुलंद किया और जब देने की बारी आई तो केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग और प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग टैरिफ लागू कर दिए गए। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर पूरे देश में वैक्सीन के 3 टैरिफ का विरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि झारखंड जैसे राज्य पर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देते हुए फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए था। इसी के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके बातों को संज्ञान में लिया गया है और जल्द सरकार इस पर निर्णय लेते हुए सूचित करेगी।
3 टैरिफ में बांटकर केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य के लिए 300 और 400 रुपया, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और जबकि आपने बजट में इस चीज़ का बंद किया था 35,000 करोड़ रुपया, और आज जो है 118 करोड़ लोगों को वैक्सीन से वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। जबकि आपने मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ कहूँगा कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस में जिस तरीके से 800% तक जो है इसका टैक्सेशन लेने का काम किया है, तो वो एक मुश्त इतनी बड़ी राशि है। उस राशि का कुछ राशि जो है ये वैक्सीन देकर लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। राज्यपाल और सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के मद्देनजर विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण हेतु ऑनलाइन क्लास से विकल्प दिख रहा, लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा न विकसित हो। हमें इस प्रकार परीक्षा लेने की दिशा में और ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान देना होगा जहां विद्यार्थी नकल ना कर सके, चीटिंग ना कर सके। राज्यपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के खंडेलवाल मौजूद थे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास लेने पर जोर दिया। उन्होंने ऑनलाइन क्लास में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या सुनने और काउंसलिंग करने हेतु निर्देश दिया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अजय राय ने ऑनलाइन बैठक में उपस्थित झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और इससे जुड़े हुए तमाम अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अभिभावकों की पीड़ा को देखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, जो काफी स्वागत योग्य है। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और इससे जुड़े हुए तमाम अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि जिस तरह झारखंड सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाए हुए है, बावजूद ही कोरोना वायरस अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाए। इसको देखते हुए झारखंड बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द किया जाना चाहिए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यहाँ की 12वीं परीक्षा जो है जैक बोर्ड की, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पे स्वास्थ्य सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया हुआ है और निश्चित तौर पर इससे काफ़ी फायदा राज्य को भी मिला है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैक बोर्ड में भी सीबीएसई आईसीएसई के तर्ज पर यहाँ की भी 12वीं की परीक्षा रद्द। राज्य की जाने मानी समाज सेविका और भाजपा नेत्री आरती कुजूर द्वारा इन दिनों योग को लेकर विशेष पहल शुरू की गई है। कोरोना के संभावित तीसरे लहर को मद्देनजर बच्चों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक सुजीत कुमार सिन्हा को बताते हैं कि कई ऐसे योगाभ्यास है जिनके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से योग करने के फायदे भी नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर सांस लेने में तकलीफ की समस्या में योग करना काफी लाभकारी साबित हो रहा। इस योग शिविर में खास तौर पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी हिस्सा लेकर योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। योग को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने भी कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कारगर बताया है। वहीं मौके पर योग शिविर में पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी योग के महत्व को बताते हुए कहा कि सांस की परेशानियों से छुटकारा के लिए योग बेहतर उपाय है और संभावित तीसरी लहर के पूर्व से ही हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमको ये सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम योगा करके ही डेली योगा करते थे। इसी से हमको सांस लेने में भी जो कठिनाई हो रही थी वो इसी से हमको अच्छा आराम लगा। तो हम लोग वो तीसरे लहर को रोकने के लिए एक बचाव के तौर पर हम लोग यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जो कि विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरा लहर जब आएगा तो बच्चों को चपेट मिलेगा। तो जब बच्चों को चपेट मिलेगा तो उस जगह में माँ बाप और सारे लोग हम लोग बेबस हो जाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने तैयारी के तौर पर बच्चों को योगाभ्यास कराया है।
ताकि जो जीवन रक्षा जो योगाभ्यास है वो लोग करेंगे। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन देने के उद्देश्य से 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को सिविल सर्जन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 4 मोबाइल वैन को बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई चिकित्सक और कर्मी भी मौजूद रहे। हालांकि बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से वर्चुअल मीटिंग के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करने के लिए व्यवस्था करने की मांग की थी। इसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मुख्यमंत्री से विधायकों का संवाद हो रहा था तो मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे आग्रह किया था कि मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके जो विस्थापित क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आज भी आवागमन का काफ़ी संकट है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप मोबाइल वैक्सीनेशन वैन अगर आप निकलवा दें, मोबाइल अगर टेस्टिंग वैन निकलवा दें तो इससे बहुत सुविधा होगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मोबाइल वैन यहाँ से निकला है और पूरे विस्थापित क्षेत्र के एक गाँव का दौरा करेगा। मैं इसके लिए जिला प्रशासन का। रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार का कोरोना से निधन हो गया। विगत कई दिनों से राजेश कुमार हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे, जिसको लेकर निगम कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर समेत निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। शोक सभा के बाद निगम कार्यालय को बंद रखा गया। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि राजेश कुमार बहुत ही नेक और ईमानदार मिलनसार व्यक्ति थे, जिन्होंने कोरोना काल में काफी मेहनत कर लोगों के लिए किया और उसी दरमियान वे कोरोना से संक्रमित हुए। उनकी कमी को नगर निगम कभी भुला नहीं पाएगा। 2021 में रांची नगर निगम में ज्वाइनिंग किए थे। उससे पहले भी 2019 में वो योगदान दे चुके थे और एक ईमानदार और एक आत्मविश्वासी, अच्छे से मिलनसार काम करने वाला एक हुनरमंद व्यक्ति थे। और इसी समय कोरोना से पीड़ित थे और उनको रांची का मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बाद में उनकी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं हुई तो उन्हें चेन्नई ले जाया गया और चेन्नई के एक निजी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। कल उनका 11 साढ़े 11 बजे निधन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना का कहर अभी भी जारी है। हालांकि कोरोना पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का यह तीसरा सप्ताह भी यानी लॉकडाउन शुरू हो रहा। वैसे राज्य सरकार ने 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन इस सप्ताह सख्ती भी बढ़ती गई और तो उस जगह पर हालात को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी भी बढ़ती गई है। वैसे जमशेदपुर में पूरे राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे जिले में कपड़ा दुकान, जूता दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान से सैलून, सिनेमा हॉल और मॉल नहीं खोलने का आदेश दिया है। जबकि ई पास में छूट दी गई है, लेकिन राज्य के जिलाधिकारियों को इसकी चिट्ठी नहीं मिली है, जिसके कारण अभी भी ई पास की जांच चल रही है। जमशेदपुर में सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलंत टीकाकरण वाहन योजना चलाई जा रही। इसी के तहत पूर्वी सिंहभूम में जिले में चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन किया। पहले चरण में 2 चलंत वाहनों के साथ इसकी शुरुआत की गई। वैसे राजधानी रांची में 1 सप्ताह पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और पोटका के विधायक संजीव सरदार की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री से जिले के इस पहले यानी चलंत टीकाकरण वाहन का उद्घाटन किया गया। यह वाहन उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जहां कम से कम 20 लोग होंगे जो टीका केंद्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वहीं जिले के उपायुक्त सुरेश कुमार ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसी भी क्षेत्र के लोग टीकाकरण वाहन का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जिले में हम लोगों को एक चलंत वाहन का शुभारंभ करना है। इस चलंत वाहन का काम रहेगा कि अब हम लोगों को टीकाकरण हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का मतलब है कि हर एक वो व्यक्ति जो निःशक्त है आज के दिन में वो चल के टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ सकते हैं या अन्य व्यवस्थाओं या अन्य कारणों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो अब टीकाकरण का जो वैन है उनके घर घर तक पहुँचेगा।
इस वैन के लिए हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी प्रकाशित किया है। इस हेल्पलाइन नंबर में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा समूह मिलता है जो कि करीब 20 लोगों का हो और 20 लोगों का समूह जो कि टीकाकरण लेना चाहता है, वो हम लोगों के इस टोल फ्री नंबर पे जब कॉल करेगा तो हम लोग की वैन जो है इमीडिएटली उनके रिक्वेस्ट पे उनके जगह पे पहुंच के उनको वैक्सीन। बुंडू के राधा रानी मंदिर में हवन पूजन कराया गया। पुजारियों के अनुसार कोरोना के वायरस से मुक्ति के लिए अभी तक कोई दवा या इलाज नहीं निकला है, जबकि वैज्ञानिकों ने भी कोरोना से बचाव के उपाय और लगातार खोज और अनुसंधान कर रहे हैं। कोरोना से रक्षा और बचाव के लिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे और इसी क्रम में बुंडू में एकल अभियान आरएसएस व अनुसांगिक संगठन द्वारा यज्ञ हवन किया गया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हवन पूजन यज्ञ और आयुर्वेद के द्वारा ही कोरोना से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में समूल रूप से कोरोना के नाश के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हवन बहुत जरूरी है। तो बहुत दिनों से एक मन में हम लोग धारणा थी, सोचे कि राधा रानी मंदिर में हम लोग अष्टोत्तर शत बिल्वपत्र का होम करेंगे और होम करने के बाद संसार का शांति के लिए भगवान से कामना करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग इस हवन। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और 100% वैक्सीनेशन को लेकर शहरी क्षेत्र के सभी 23 वार्डों में कोरोना चेन ब्रेक अभियान चलाया गया। उपायुक्त ने कोविड चेन ब्रेक अभियान को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आम लोगों से जांच कराने और टीका लेने के लिए प्रेरित किया। आमजनों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व में कोरोना फैला हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, रूस सहित पूरा विश्व प्रभावित है। हमारा देश, राज्य और जिला को कोविड संक्रमण से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा। जिले में अब तक कुडू, कैरो, भंडरा, पेशरार और सेन्हा में यह अभियान चलाया जा चुका है। एक पंचायत हम लोग दे दिए हैं और एक पंचायत में 2 से ज़्यादा पदाधिकारी भी है तथा सभी कर्मी, शिक्षक लोग, सारे लोग जा रहे हैं और टेस्ट करा रहे हैं और वैक्सीन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई थोड़ा दिग्भ्रमित है, वो अफवाह के चक्कर में पड़ गए हैं। झोला छाप डॉक्टर उन्हें गुमराह करके ये कह रहे हैं कि ये दवा लेने से आदमी बीमार हो जाता है, मर जाता है। इस अफवाह को हम लोग साथ साथ दूर। राजधानी रांची में जमीन को लेकर विवाद और अवैध कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। हेरहल अंचल के बजरा मौजा की 10 एकड़ की जमीन पर जमीन माफियाओं की नजर पड़ी और फिर फर्जी डीड बनाकर रैयत की 7 एकड़ की जमीन पर अपना कब्जा जमाने को लेकर हेहल अंचल कार्यालय में आवेदन दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर हेहल अंचल के कर्मचारी जमीन पर पहुंचे, लेकिन रैयत तो अपनी जमीन पर मौजूद रहे, लेकिन दूसरा पक्ष जमीन पर नहीं पहुंचा। रैयतों का कहना है कि हेहल अंचल में उनके जमीन का फर्जी कागजात बनाकर 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बेच दिया गया। दरअसल रांची के सबसे पौष अरगोड़ा इलाके में 10 एकड़ 88 डिसमिल जमीन है, जिस पर वहां के रैयत सालों से खेती बाड़ी करती है, लेकिन जमीन के दलाल और माफिया जमीन के वॉल्यूम रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बेच दिया। अब वहां के रैयत जांच की मांग करे। वही मौके पर एक रैयत ने कहा कि झारखंड बनने के बाद काफी संख्या में आदिवासी और रैयतों की जमीन भूमाफिया कब्जा करे। इधर राजस्व कर्मचारी ने कहा कि जल्द ही जांच कर रिपोर्ट पेश की जाएगी। में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इन सब चीजों को हटाने की आवश्यकता है, संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। और झारखंड अलग होने के पश्चात यहाँ के रैयत और आदिवासी को जिस तरह से पीड़ा पहुंचाई जा रही है, अंचल कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और निबंधन कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से इन सब चीजों को जो है सो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 1338, 1323, 1324 और 1333 और 1334 का कुल 4 डीड हुआ है। उसी का नामांतरण के लिए हम अंचल कार्यालय में जमा किया है। तो उसी दखल कब्जा के बारे में हम लोग पता लगाने आए हैं, जी हाँ किसका दखल है। इसी के सामने हम लोग हर प्लॉट आए तो जिनको नोटिस किए थे वो खतियानी रैयत हैं, ये लोग अपना खेती कर रहे हैं। आसपास के लोगों को भी बताया गया, वार्ड पार्षद भी बोले कि नहीं, ये लोग बहुत दिन से दखलकार हैं। और जो जोतकार है वो लोग भी बता रहा है, जिसको आधा बटाई लोग को देता है वो लोग भी कह रहा है नहीं, हम धान लगा के आधा बटाई इनको देते हैं। वार्ड पार्षद भी कह रहे हैं, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं।
हम लोग इन्हीं को खतियानी रैयत के वंशज को ही धान जो उपजाते हैं उनका आधा। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र में दया के समेत 2 दिन पहले गोबर फेंकने को लेकर हुए मारपीट में घायल विमल यादव की बुधवार को मौत हो गई। मौत की खबर पाकर स्थानीय लोग उग्र हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगे को बरामद किया। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भागा 4 नंबर में लाठी डंडे लोहे की रड से लैस होकर दर्जनों युवक वैश्वनाथ चौहान की 45 वर्षीय मां शांति देवी पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुन पड़ोस के लोगों ने घटना की जानकारी पास के झरिया थाने को दी। घटना की जानकारी मिलते ही झरिया पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल में पहुंची। पुलिस को देख सभी युवक घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं युवकों की पिटाई से महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिससे बेहतर इलाज के लिए पुलिस ने पास के स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। माँ के साथ बस है। माँ घायल है? हाँ, माँ घायल है। क्या नियत था उन लोगों का, जैसा आप बता रहे, किस क्या हथियार भी लेके आया था क्या? हाँ, रड था, पाइप था, और देखिए ना वो डंडा भी है रात रानी गाछ का, उधर से लेके आया था। बांस भी यहाँ से उठा के। क्या नियत था उसको? नियत था कि मार के गिरा देना है। वहाँ तो रात में लोग उठे, एक जंगल आया, मेरा माँ तो गई न खा कर नल देखने, नल दिखा रही थी, इसका बुढ़िया पकड़ के उसको मारने लगे एकदम से। सिमडेगा में गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने एक किराने की दुकान में छापेमारी की। एक्सपायरी प्रोडक्ट और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बिक्री को लेकर एसडीओ महेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के क्रम में खैरन टोल स्थित एक किराना दुकान में कई एक्सपायरी प्रोडक्ट और प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। क्या मामला? हमें जैसा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला भी दुकान में अवेलेबल है, और साथ ही बहुत सारा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी पब्लिक को बेचा जा रहा है। बोकारो चास में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चास पुलिस पूरे दल बल के साथ चास के बालोटिया गली और मेन रोड पहुंची। चास पुलिस ने वहां गाइडलाइन के विपरीत कई दुकानों को खुला पाया। उसके बाद चास थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानदारों को गाइडलाइन की जानकारी दी और दुकानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। प्रशासन और दुकानदार के बीच का कोई मामला नहीं था। सारे दुकानदार लोग गलतफहमी में दुकान खोल दिए थे। हम लोग आकर के फिर उनको सरकार के गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन लोग से अनुरोध किए। सब लोगों ने फिर दुकान। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग मामले में हुई एक निर्मम हत्या का मामला सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर सम तबरेज ने कहा कि बानो थाने में 19 मई को एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उसकी गुत्थी सुलझा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को बानो थाना क्षेत्र के राजा बासा पहाड़ी से पुलिस को एक छत विक्षत अवस्था में शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान गुमशुदा संदीप के रूप में हुई। 19 मई को हमारे बानो थाना प्रभारी के पास एक गुमशुदगी की सूचना है। वादी विनोद सिंह ने ये बताया कि उनका भाई संदीप सिंह गायब। पुलिस की खोजबीन शुरू हुई और इसी दौरान राजबासा पहाड़ बाकी पंचायत के पहले जो कोलेबिरा मनोहरपुर मुख्य सड़क के समीप झाड़ी से एक विक्षिप्त हालत में शव मिला। बेरमा प्रखंड अंतर्गत जरीडीह बाजार निवासी राधा देवी पिछले 2 वर्षों से वृद्धा पेंशन की आस में बेरमा प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिली तो सिर्फ आश्वासन। वही वृद्धा पेंशन के लिए वृद्ध महिला कभी प्रखंड कार्यालय तो कभी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के पास जाती है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। वही बोलो ना, वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, सब जगह कागज भरे मगर कुछ नहीं हुआ। अगर पापा भी 2 साल हो गया अभी तक आने का कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। संज्ञान में आया है, आपने बताया। हम पंचायत सचिव को कहेंगे कि जाकर के राधा देवी से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनका फॉर्म भरवा दिया जाए, और यदि पहले से हो गया है उनका तो मैं देख लेता हूँ, उनको पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा और 2 से 3 दिन के भीतर।
सरायकेला जिले में एक बार फिर ड्रग्स तस्कर सक्रिय होता नजर आ रहा है। वैसे इस बार कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बना रहा ताकि पुलिस को शक ना हो और छोटे बच्चों से तस्करी कराया जा सके। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना पुलिस ने आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती से 2 युवक को गिरफ्तार किया। उधर गिरफ्तार दोनों युवक के पास 136 ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के मचियाव कांडी थाना क्षेत्र के शिवाना पर चिरकुटेही गांव के समीप गला रेत कर हत्या कर युवक का शव फेंका हुआ ग्रामीण ने देखा और देखते ही देखते आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए। शव की पहचान कोसा गांव निवासी वैद्यनाथ सिंह के 20 वर्षीय पुत्र मधु रंजन सिंह उर्फ मधु का पहचान में हुआ है। रांची के बुंडुअनगढ़ा थाना क्षेत्र के नावाटोली घाटी में लेबर लेकर रांची जा रहे जीप के ब्रेक फोल लेने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे 21 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाने के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ